ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। और इस वक्त की बड़ी खबर है अयोध्या जी से, जहां थोड़ी देर बाद ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। चंपत राय के इस्तीफे का ऐलान भी हो सकता है, कहा जा रहा है। अनिल मिश्रा के इस्तीफे का ऐलान हो सकता है। गोविंद गिरी इन दोनों के इस्तीफों का ऐलान करेंगे और इस्तीफे की स्वीकृति की जानकारी भी देंगे। आज पहली बार ट्रस्ट की एक औपचारिक आधिकारिक बैठक हुई। जब से प्रकरण सामने आया उसके बाद से गोविंद गिरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि चंपत राय के इस्तीफे का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अनिल मिश्रा के इस्तीफे का ऐलान भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है। लोगों का भरोसा ट्रस्ट के ऊपर कायम रखने, व्यवस्थाओं के ऊपर कायम रखने की सबसे पहली प्राथमिकता है और दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। एक और बड़ी खबर जो इसी बीच सामने है वो है गोपाल राव के एक्सक्लूसिव वीडियो को लेकर के। गोपाल राव के मंदिर परिसर का एक वीडियो है, जो कि इस बैठक में शामिल गोपाल राव नहीं हुए हैं। गोपाल राव बगल वाले कमरे में मौजूद थे, लेकिन गोपाल राव को इस बैठक में शामिल नहीं किया गया है। गोपाल राव का मंदिर के अंदर का ये एक्सक्लूसिव वीडियो फुटेज सामने आ चुका है। मंदिर परिसर का वीडियो है। मंदिर परिसर में गोपाल राव मौजूद थे। जिस प्रांगण के जिस हिस्से में ये मीटिंग चल रही थी, उसके ठीक बगल वाले कमरे में गोपाल राव मौजूद थे, लेकिन मीटिंग में शामिल नहीं किया गया। और हमारी सहयोगी प्रीति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रीति, लगातार इंतजार इसी बात का है कि मीटिंग का कंक्लूजन सामने कब होगा। ये कहा जा रहा है कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। देखिए, अभी तो बैठक चल रही है, लेकिन अगर मैं बैठक की बात करूं कि बैठक में क्या निकला, तो लगभग मोटा मोटा सब कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं। तो दो चीज़ें अहम थी, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर, तो उसमें लगभग मोहर लग चुकी है। बस औपचारिक ऐलान जो है वो होना बाकी है। बस कुछ ही देर में ये कहा जा रहा है कि जो बैठक है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। बैठक 3 बजे के लगभग शुरू हुई थी और अब समय हो रहा है 6 बज रहा है, यानी कि 3 घंटे से जो लगातार जो बैठक है वो चल रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि 5:30 बजे जो है मीडिया ब्रीफिंग होगी, लेकिन अभी भी बैठक चल रही है, तो मीडिया ब्रीफिंग जो है वो अभी नहीं की गई है। और गोविंद गिरी जो है, जो कोषाध्यक्ष है, वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि जो ट्रस्ट की जो बैठक हुई, जो अंदर जो बैठक हुई चढ़ावा चोरी के बाद, उसमें किन किन बातों पर फैसला लिया गया। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक खबर है, और लगभग एक खबर जो है वो कंफर्म हो चुकी है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर ट्रस्ट के जो लोग थे उन्होंने सहमति जता दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब बैठक हो रही थी तो बैठक के अंदर क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पे ट्रस्ट के जो पदाधिकारी थे उन्होंने कहा, ये साफ तौर पे उन्होंने कहा कि अयोध्या में जिस तरीके से चढ़ावा चोरी हुआ है, ये हम सबके लिए कलंक की बात है और इसमें हमारे ऊपर कलंक लगा है, और साथ ही हम लोग बहुत ज़्यादा आहत हैं। हमारा पूरा जीवन बीत गया इस मंदिर के निर्माण के लिए, मंदिर रामलला की सेवा करने में, और अब इस तरीके का जो कलंक हम लोगों पर लगा है, उसको लेकर जो ट्रस्टी थे उन्होंने ये बात रखी। उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा इसको लेकर आहत हैं। और जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी, उन्होंने कहा कि चोरी तो हुई है और हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि चोरी हुई है, लापरवाही हुई है, और हम लोगों को आने वाले समय में इसको लेकर और कड़े जो पहरे हैं वो किए जाने चाहिए। के लिए प्रीति में लौट रहा हूं आपके पास। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जो मीटिंग की 10 बड़ी बातें हमारी सहयोगी प्रीति लगातार रिपोर्ट कर रही है सुबह से, जो 10 बड़ी बातें सामने है बताता हूं। पहला, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। बजरंग बांगड़ा विश्व हिंदू परिषद से वो चंपत राय की जगह ले सकते हैं। खामियों पर समय से ध्यान न देने की बात सामने आई। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर के सहमति बनी है। इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों शामिल नहीं हुए, लेकिन महंत नृत्य गोपाल दास आश्वस्त होते हुए भी इस बैठक में थे। चढ़ावा चोरी की SIT जांच पर भरोसा जताया गया और ट्रस्ट की पूरी जो वित्तीय व्यवस्था है उसमें बदलाव किए जाएंगे। भरोसा बहाल करने के लिए कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। ट्रस्ट पर क्या श्रद्धालुओं का भरोसा बहाल होगा, ये सवाल लगातार बना है। लेकिन प्रीति, गोपाल राव को लेकर भी सवाल है। वो स्पेशल इन्वाइटी हैं, जिस ट्रस्ट के मेंबर बने हैं, और ये कहा जा रहा है कि वो मंदिर प्रांगण में थे लेकिन बैठक में शामिल नहीं करवाया गया।
देखिए, अगर हम बात करें नियमों की तो नियमता उनको बैठक में शामिल किया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वो ट्रस्ट के मेंबर नहीं थे। और दूसरी बात, गोपाल राव का जो वीडियो जो आया है उसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं हमारे दर्शक कि उनको बैठक में शामिल नहीं किया गया, उल्टे पांव उनको वापस लौटना पड़ा। जो मंदिर के अंदर जो ट्रस्ट का जो ऑफिस था उसके बगल वाले कमरे में वो मौजूद थे और उनको वहीं पे बैठाया रखा। और जब वो बैठक में शामिल होने की उन्होंने वहां पे जाना चाहा तो उनको वहां से रोक दिया गया, क्योंकि उनको बैठक में शामिल नहीं किया गया। और मैं आपको बता दूं, इसका एक वीडियो भी है जिसमें साफ तौर पे आप देख पा रहे होंगे कि गोपाल राव जो है उनको बैठक में शामिल नहीं होने दिया गया, क्योंकि वो नियमता उस बैठक में शामिल हो भी नहीं सकते थे। और मैं आपको बताऊं, एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, यहाँ पर ही ये राम मंदिर का गेट नंबर 3 है और यहीं के अंदर ट्रस्ट का ऑफिस भी है और यहीं पर जो बैठक है वो यहाँ पर चल रही है। ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी जो है वो अंदर मौजूद हैं। और जिस तरीके से मैंने बताया कि यहीं पर कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि जो है ट्रस्ट के जो गोविंद गिरी है, और ये देखिए गेट अभी खुला है, लोग जो है गेट अभी खुला है और उम्मीद की जा रही थी कि गेट खुले और बाकी जो पदाधिकारी वो वापस है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो अभी वापस बाहर निकल रही है। तो इसी गेट से जो ट्रस्टी हैं वो अभी जब बाहर आएंगे तो पता चलेगा कि ट्रस्ट की बैठक में हुआ क्या। लेकिन जिस तरीके से जो हमारे पास अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी सूत्रों से, वो हमने बताया कि किस तरीके से वहाँ पर जो ट्रस्टी थे वो बहुत ज़्यादा नाराज थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ उन सभी चीजों को लेकर हम लोग आहत हैं और ये पूरे देश हर पर राम कलंक भक्त के को उम्मीद जैसा है है। कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे फैसले की जानकारी दी जाएगी ताकि लोग और भक्त ये सुनिश्चित मान सकें कि दोषियों पर कार्रवाई हुई है। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH कांवड़ यात्रा का जिक्र करना आज और जरूरी है, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू से पहले आस्था, सुरक्षा और पारदर्शिता, इन तीनों पर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार कांवड़ मार्ग पर हर दुकान की पहचान अब सिर्फ बोर्ड से नहीं होगी, बल्कि QR कोड से होगी। एक स्कैन में दुकान के संचालक का नाम, लाइसेंस और खाद्य पदार्थों की तय कीमत सामने आएगी। आपको देखनी चाहिए हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज की ये ग्राउंड रिपोर्ट। शिव भक्तों से भाईजान का छलावा नहीं चलेगा, कांवड़ियों की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा, कांवड़ पथ पर आस्था से खिलवाड़ नहीं चलेगा, क्योंकि पिछले साल की तरह साल भी कांवड़ पथ पर पड़ने वाले हर दुकान को अपनी पहचान बतानी होगी। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले हर एक दुकान पर QR कोड स्कैनर बनेगा, जिसे स्कैन करने के साथ हर दुकान की पहचान उजागर होगी और किसी भी सनातनी के साथ खिलवाड़ नहीं होगी। श्रद्धालु जैसे ही मोबाइल से QR कोड स्कैन करेंगे, दुकान की पूरी जानकारी उनकी स्क्रीन पर होगी। कौन दुकान चला रहा है, लाइसेंस वैध है या नहीं, और किस चीज की कीमत कितनी है, ये सब कुछ एक क्लिक में सामने होगा। इससे पहचान छुपाकर दुकान चलाने के साथ साथ मनमाने दाम वसूलने और गलत जानकारी जैसे शिकायतों पर लगाम लगेगी। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सरकार ने और सरकार के अधिकारियों ने कुछ कड़े नियम तैयार किए हैं उनके लिए, जो कि यहाँ पर इस कांवड़ रूट, ये पूरा कांवड़ का कांवड़ियों का निकलने का पूरा ये रूट है। जो इस रूट पे दुकानदार रहेंगे उनको खाद्य विभाग से जो है एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, खाद्य सुरक्षा विभाग से, और अपना QR कोड यहाँ लगाना पड़ेगा, जिससे कि रेट्स भी पता लग जाए और नाम भी यहीं पे होना चाहिए। जैसे कि ये खाने की दुकानें हैं, जहाँ से कांवड़िए अगर निकलेंगे कुछ लेते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि उसका संचालक कौन है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से 15 दिन पहले कांवड़ पथ पर पड़ने वाले हर दुकान पर QR कोड अनिवार्य होगा। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट पर खाद्य सुरक्षा विभाग QR कोड लगाएगा। श्रद्धालु मोबाइल से इसे स्कैन कर दुकान के संचालक का नाम और वहां मिलने वाले खाद्य पदार्थ की निर्धारित कीमतें देख सकेंगे। इसका मकसद यात्रियों को पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध करवाना और अधिक कीमत वसूलने की शिकायतों पर रोक लगाना है। दरअसल हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों से छलावे की खबर सामने आती है।
पहचान छिपाकर भाईजान कांवड़ पथ पर दुकान चलाते हैं और शिव भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। पर अब हर हर महादेव के जयकारों के बीच कांवड़ पथ पर कालनेमियों का खेल खत्म हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये जो उन्होंने निर्देश दिया? बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया। ये जो हमें बहुत बढ़िया लगा, जो आपने लगाने के कही उन्हें बहुत बढ़िया लगा। ये बढ़िया है, सबको पता पड़ जाती है कि क्या रेट पर सामान है क्या नहीं। जो है रेट लिस्ट पर सामान लिख देते हैं, उसमें लिखे हुए रहते हैं पैसे, इस पे इतने पैसे हुए, इतनी चीज़ इस पैसे की इतने पैसे। ये बिल्कुल सही डिसीजन है, इससे तो बढ़िया है, पता चलता है कि इतना दुकानदार बैठा हुआ है और उसकी जानकारी पूरी पुलिस थाने में होती है और लोगों के पास वो रेट वगैरह की जानकारी भी रहती है। रेट की पूरी जानकारी रहती है। रेट तो ऑलरेडी लिख के लगाने पड़ते हैं यहाँ पे। कांवड़ के टाइम पे लहसुन प्याज का कोई यूज नहीं होता। सिर्फ दुकानों की पहचान ही नहीं, इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे को लेकर भी प्रशासन सख्त है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार 12 फीट से ज्यादा ऊंचे डीजे की अनुमति नहीं मिलेगी। तेज आवाज या तय मानकों का उल्लंघन करने वालों पर जब्ती और कानूनी कार्रवाई होगी। यानी कांवड़ यात्रा में सुरक्षा भी, पारदर्शिता भी और व्यवस्था भी। प्रशासन का दावा है कि डिजिटल निगरानी और सख्त नियमों के जरिए शिव भक्तों की आस्था के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। गाजियाबाद से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और अब बात यूपी में अपराधियों पर डबल एक्शन। एक तरफ उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री बनाने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन किया जा रहा है, इनामी बदमाशों का इलाज किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हिस्ट्री शीटर को जिला बदर किया जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाकर और शहर भर में परेड निकालकर। सुनो समस्त नगरवासी सुने। अगर कोई अपराधी है, कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। जो सीएम योगी की इस वार्निंग को हल्के में लेने की भूल करता है, उसका हश्र क्या होता है, उसके लिए मुजफ्फरनगर, कासगंज, वाराणसी, जौनपुर और संत कबीर नगर से सामने आई ये तस्वीर देख लीजिए। क्योंकि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए योगी फोर्स सिर्फ बुलेट नहीं चलाती, बल्कि बड़े बड़े बदमाशों का बैंड बजा देती है। मुजफ्फरनगर, कासगंज और वाराणसी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए तो संत कबीर नगर में हिस्ट्री शीटर को बैंड बाजे के साथ जिला बदर किया गया। वहीं जौनपुर में 121 वारंटी अपराधी पर शिकंजा कसा गया। मुकेश यादव पुत्र रंगीलाल जनपद की सीमाओं से 6 माह के लिए जिला बदल घोषित किए गए हैं। ये तस्वीरें संत कबीर नगर की है और जिस अपराधी की परेड निकाली जा रही है उसका नाम है मुकेश यादव। कुख्यात हिस्ट्री शीटर है, मगर योगी फोर्स ने इसकी बैंड बजा दी, डुगडुगी बजाकर जिला बदर कर दिया। हिस्ट्री शीटर मुकेश यादव को जिला बदर करने से पहले शहर में घुमाया गया। इस दौरान बाकायदा अनाउंसमेंट भी हुई, जिसके बाद उसे जिले की सीमा से बाहर कर दिया गया। हिस्ट्री शीटर मुकेश को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। इसके खिलाफ कई थानों में केस दर्ज है। 6 महीने के अंदर अगर इनके द्वारा सीमा के अंदर प्रवेश किया जाता है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुकेश यादव को तो पुलिस ने जिला बदर कर दिया, मगर मुजफ्फरनगर, कासगंज और वाराणसी में बदमाश योगी फोर्स की बुलेट का शिकार हो गए। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 10,000 के इनामी गो तस्कर दिलशाद को लंगड़ा बना दिया। वहीं वाराणसी में 5 लाख की लूट के आरोपी का बुलेट ट्रीटमेंट हुआ। कासगंज में भी लुटेरे के साथ मुठभेड़ हुई, जो पैर में गोली लगने से घायल हो गया। फायरिंग क्यों की? बहुत बड़ी गलती होगी। क्यों की? क्या कर रखा है? तो तुमने अपराध क्या कर रखा है? कहाँ से मुकदमा? उधर जौनपुर में भी वांटेड बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है। 28 थानों के ज्वाइंट एक्शन में 121 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ
वारंट जारी हुआ था। दरअसल उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री बनाने के लिए योगी फोर्स फुल एक्शन में है और अब जबकि 2027 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में पुलिस एक तरफ अपराधियों पर बुलेट चला रही है तो दूसरी तरफ बैंड बजाकर उन्हें जिला बदल भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपराधियों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के एक्शन तो आपने देखा, लेकिन अब बात धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग के पीछे गर्ल्स गैंग की। संभल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा। इटावा में नाबालिग बच्ची के धर्मांतरण की साजिश रची गई और दोनों मामलों में एक बात कॉमन है, दोनों ही जगह इन अपराधों में लड़कियों का हाथ होने की आशंका है। सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग का धंधा। यूपी के 2 शहरों से हैरान करने वाली खबरें सामने आई। संभल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अरिशा पर एक मुस्लिम कारोबारी को फंसाकर उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगा। वहीं इटावा में नाबालिग मुस्लिम लड़की और उसके पिता द्वारा 12 साल की हिंदू बच्ची के धर्मांतरण की साजिश का खुलासा हुआ। नाम अरिशा, पहचान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आरोप ब्लैकमेलिंग। इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर वाली इन्फ्लुएंसर अरिशा पर संभल के ही एक मुस्लिम कारोबारी शाहरुख ने हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। अरिशा पर आरोप है कि उसने शाहरुख को प्रेम जाल में फंसाया। नैनीताल में मुलाकात के दौरान शाहरुख की अश्लील फोटो खींची, फिर तस्वीर वायरल करने, झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। शाहरुख को ब्लैकमेल करते हुए 55,000 रुपए वसूले। इस साजिश में अरिशा के 2 साथी भी मिले हुए थे। शाहरुख की शिकायत पर संभल पुलिस ने अरिशा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, जिसके बाद अरिशा ने एक वीडियो जारी करते हुए अपनी सफाई पेश की, खुद को बेकसूर बताया। फिलहाल संभल पुलिस अरिशा और उसके साथियों पर लगे इल्जाम की जांच कर रही है। मगर इटावा में धर्मांतरण की गर्ल्स गैंग के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए नाबालिग आरोपी लड़की, उसके पिता और इस साजिश में शामिल 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ जारी है। दरअसल इटावा की गर्ल्स गैंग ने भी धर्मांतरण के लिए मोबाइल का ही सहारा लिया। नाबालिग बच्ची को मुस्लिम लड़कों से वीडियो कॉल पर बात कराई और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर ब्लैकमेल करते हुए धर्मांतरण का दबाव बनाने लगी। अरे हमने कुछ नहीं किया। झूठ, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। शांत हो जाओ, हम माफी। साथ ही लड़की को दिल्ली और गोवा ले जाने का लालच भी दिया। डांस सीखने जाती थी, तभी लाइवा नाम की लड़की मुझे मिली थी। ये मेरी इससे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद ये मुझसे बोलने लगी कि मुझे कमरा चाहिए, मेरे यहाँ कमरा देखना है। फिर 2-3 दिन बाद शिफ्ट हो गई है मेरे। उसके बाद ये हमें ब्लैकमेल करने लगी, कहती थी तुम गोवा नहीं चलोगी तो तुम्हारे मम्मी पापा को बता देंगे, नहीं जाओगी तो तुम बहुत पिटोगी, तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। तंग आकर पीड़ित लड़की ने अपनी फैमिली को पूरी बात बताई, जिसके बाद पूरी साजिश का खुलासा हुआ। फिर थाने में मामला दर्ज कराया गया। और कुछ वीडियो कॉल भी पे बात हुई कि मेरे भैया हैं, बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने लड़की ने हमारी ने उन लड़कों से भी बात की, तो ये सब रिकॉर्ड कर लिया लाइवा दीपा नाम की लड़की ने। इसी के जरिया मेरी बच्ची को कंटिन्यू 1 महीने से ब्लैकमेल कर रहे हैं। पुलिस ने कुल 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसमें आरोपी लड़की और उसके पिता का भी नाम है, जबकि 7 नामजद आरोपी लड़के और एक अज्ञात शामिल है। पुलिस धर्मांतरण गैंग के बाकी मेंबर्स की तलाश कर रही है, जिन्होंने बारी बारी से नाबालिग बच्ची का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ व धन परिवर्तन संबंधी एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसके जांच उपरांत थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। हमने कुछ नहीं किया। हैरानी इस बात की है कि आखिर धर्मांतरण गैंग कहां तक फैला हुआ है और क्या इसमें जानबूझकर कम उम्र की लड़कियों को शामिल किया जा रहा है, जिनके जरिए नाबालिग हिंदू बच्चियों को शिकार बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों की एंट्री के बाद भाईजान बौखला चुके और किसी भी कीमत पर वक्फ में हिंदुओं की नियुक्ति को बर्दाश्त नहीं करने का ऐलान किया। धमकी दी गई कि अगर हिंदुओं को वक्फ से हटाया नहीं गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। चारों तरफ विरोध कर रहे लोग इसे अपनी धार्मिक व्यवस्था में दखल बता रहे हैं, तो सरकार का तर्क ये कि यह वक्फ संशोधन कानून के तहत अनिवार्य प्रावधान है।
बोर्ड पे हिंदुओं की एंट्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वक्फ बोर्ड पे हिंदुओं की एंट्री नहीं चलेगी। वक्फ में हिंदुओं की एंट्री, मुस्लिमों की धमकी। आपको हटाना पड़ेगा, हम विरोध करेंगे उसके लिए। वक्फ बोर्ड में बदलाव हुए, भाईजान बौखलाए। अगर ये वापस नहीं हुआ तो देश में ईंट से ईंट बजा देंगे। वक्फ पर मजहबी बवाल, एमपी में कश्मीर मॉडल। फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में पहली बार वक्फ बोर्ड के दरवाजे 2 हिंदू सदस्यों के लिए खुले और इसी के साथ विरोध की आग भी भड़क उठी। बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने 4 जुलाई को वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के अनिमेष भार्गव को सदस्य बनाया। यानी पहली बार देश के किसी राज्य के वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों की एंट्री हुई और इसी का विरोध भाईजान कर रहे हैं। पहला स्टेट ऐसा है जहां वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य बनाए गए, इसलिए आप नारे देख लीजिए। बनाया किसने? हम विरोध करेंगे, आपको हटाना पड़ेगा। नियमों को बदल के बनाया आपको हटाना पड़ेगा, हम विरोध करेंगे उसके लिए। फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरे धर्मों की जिसमें मुसलमानों को लिया जाता है, बताइए आप कौन सी संस्था में मुसलमानों को लिया गया है? हमें लो, आप लो, आरएसएस में लो, बजरंग दल में लो, हम तैयार है। रोका किसने? चले जाओ ना। हाँ तो ले ना, आप लेके तो बता, कोई ले नहीं सकता उसमें। दरअसल पहले वक्फ बोर्ड के सदस्य केवल मुस्लिम हो सकते थे। सरकार नामित सदस्य बना सकती थी, लेकिन उनके लिए भी मुस्लिम होना जरूरी था। लेकिन वक्फ बोर्ड में संशोधन के बाद अब हर राज्य के वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य हैं और एमपी में भी इसी व्यवस्था को लागू किया गया है। लेकिन यही बदलाव अब विवाद की वजह बन गया है और भाईजान को वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री नागवार गुजर रही है। भाईजान कह रहे हैं जेल क्या, फांसी भी मंजूर है, लेकिन हिंदू सदस्यों की नियुक्ति किसी कीमत पर स्वीकार नहीं। विरोध करने वालों का सवाल है कि जब मंदिर ट्रस्टों में मुस्लिम सदस्य नहीं होते तो वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य क्यों? कि अभी वक्फ बोर्ड के अंदर घुस रहे हैं, कल मस्जिदों में दखल करेंगे, फिर मदरसों में दखल करेंगे। मतलब ये कि हमारी बिना इजाजत हमारे घर में आ रहे हैं, वो खा रहे हैं, जबरदस्ती बैठ रहे हैं। आप अपने घर में भी तो हमें दावत दो, आरएसएस में शामिल करो, मुस्लिम युवाओं को अयोध्या के अंदर शामिल करो, उज्जैन के अंदर जो कुंभ का मेला लगता है वहाँ की जो संस्थाएं उसमें बुलाओ, शामिल करो। उज्जैन में कुंभ का मेला लगेगा, उसमें मुसलमानों को लो, आप फिर देखते हैं हम। नहीं, हम तो है ना, तैयार है, मैं तैयार हूँ। 2 जो मेंबर बनाए वो हमें इस पर क्या करेंगे? नहीं, स्वीकार ही नहीं है, बिल्कुल स्वीकार नहीं। लेकिन भोपाल में एक तबका ऐसा भी है जो वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को शामिल किए जाने का स्वागत कर रहा है और विरोध करने वालों से उनका सीधा सा सवाल है, जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, तो फिर वक्फ बोर्ड में एंट्री पर क्यों है लड़ाई? 2 हिंदू सदस्य बना दिए गए हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है और लोकतंत्र की एक मजबूत प्रक्रिया है, इसमें सब समाज के लोग होना चाहिए। भाई हमारे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में ऐड हो जाते हैं तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। हम तो उनका स्वागत करेंगे, वेलकम, ताकि वो वक्फ बोर्ड को समझे। वो भाई ऐतराज नहीं है? अरे किस बात, हमें तो खुशी आपको है ऐतराज? नहीं साहब, हमें भी ऐतराज नहीं है। वक्फ बोर्ड में हिंदुओं के सदस्य बनने से नहीं है? नहीं। आप लोगों में से है किसी को ऐतराज? किसी को नहीं है। पर बहुत सारे लोग तो सड़क पे आने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मेरा नाम सलीम रजा खान है। हाँ। और मैं शासन के इस फैसले का स्वागत करता हूं। हालांकि कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसे गैर कानूनी बताया है, जबकि बीजेपी इसे वक्फ संशोधन कानून के अनुरूप फैसला बता रही है। मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर और भारत सरकार जो वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आए, उसके कारण आज ये स्थिति बनी है कि उसमें 2 हिंदू सदस्य रखे हैं। मैं समझता हूं हिंदू सदस्यों का दृष्टिकोण भी गरीबों का भला करने का है और इसलिए वहां पर उनको रखा है। बड़ी आवश्यकता थी वक्फ बोर्ड बनाने की, बहुत जल्दी, और सुप्रीम कोर्ट का भी इंतजार नहीं करा, उसके निर्णय का भी इंतजार नहीं करा। ऐसी क्या आवश्यकता थी, ये सवाल उनसे पूछो तो आप। और 2 की जगह 3 बना दिए। 3 कैसे हो गए? क्यों? जो आयुक्त थे वो क्या है, वो किस समाज से? वक्फ कानून में प्रावधान है 2 महिलाएं होनी चाहिए, 2 गैर मुस्लिम होने चाहिए, उसका पालन हुआ। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और हमारे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अनवर पटेल जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने पहला राज्य मध्य प्रदेश बनाया है जो इसमें सकारात्मक परिवर्तन कर रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ, तो दूसरी तरफ विरोधी इसे धार्मिक हस्तक्षेप बता रहे हैं। यानी वक्फ बोर्ड का ये फैसला अब सड़क, सियासत और अदालत तीनों जगह नई लड़ाई की वजह बन चुका है। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। भगवान श्री राम लला के
इस विशाल मंदिर के निर्माण के अत्यंत आनंददायी पर्व के पश्चात आज एक असाधारण स्थिति निर्माण हो गई और उस असाधारण स्थिति में हम सभी लोगों ने ये निर्णय किया कि न्यास की जो बैठक हमारी 11 जुलाई को होना तय था उसे हमने 6 जुलाई को ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोच करके और लघु सूचना पर आज उसको संपादित किया। इस बैठक में हमारा पूर्ण कोरम बड़ा अच्छा रहा। पूज्य अध्यक्ष महोदय हमारे महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, स्वयं पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, हमारे पेजावर के विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज और हमारे नूतन न्यासी कृष्ण मोहन जी और हमारे अयोध्या के कलेक्टर साहब शशांक त्रिपाठी जी, इतने सब लोग उपस्थित रहे। और श्रीमान नहीं, एक नाम और जोड़ना चाहिए मुझे, निर्मोही अखाड़े के पूज्य संत दिनेश जी महाराज, ये भी उपस्थित थे। दिनेश चंद्र जी महाराज, दिनेंद्र जी महाराज, ये सब उपस्थित थे। और इस ट्रस्ट को निर्माण जिन्होंने किया उसका लेखन करने वाले हमारे 99 वर्ष के वृद्ध के पराशरन जी पूरे समय तक ऑनलाइन उपस्थित थे। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक पूरे कोरम के साथ सबको साथ लेकर के और दीर्घकाल चली और संपन्न हुई। हम सबको सबसे बड़ा दुख ये था कि जिस परिस्थिति का सामना आज पूरे समाज को करना पड़ रहा है वो अत्यंत वेदनादायक है। भगवान श्री राम लला का मंदिर 500 वर्षों के अत्यंत बड़े संघर्ष के पश्चात, अनगिनत बलिदानों के पश्चात बना। इसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने करियर की परवाह नहीं की, परिवारों की परवाह नहीं की। और उस मंदिर के बनने के पश्चात यह जो यहाँ पर चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है, यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हम सब लोग इससे आहत हैं, हम दुखी हैं। चोरी कितनी छोटी हुई और कितनी बड़ी हुई ये बात हम लोगों के लिए बाद में आती है। पहले इस प्रकार का वातावरण यहाँ पर हुआ, इसी से हम आहत हैं। किंतु जो है वो हम सब लोगों के सामने है और उसका विचार करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। इसलिए हम लोग नियत तिथि के भी कुछ दिन पहले आज बैठ करके गहन चिंतन में डूब गए, दुख में डूब गए। और इस स्थिति में हम लोगों की एक अनिवार्यता थी कि कुछ वातावरण जो निर्माण हुआ है उस वातावरण के चलते हम लोगों को हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। और जी और यह महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया। जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने स्वयं इस बात को हमें
मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस। जब ये त्यागपत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है। अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपतराय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतःकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक आरंभ से लेकर जब यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है। उनके सारे कार्य का सम्मान करते हुए और फिर भी उन्होंने जो उदारता दिखाई है इस परिस्थिति में उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे और उनका ज्ञान और उनकी पार्श्वभूमि और उनका स्वच्छ दृष्टिकोण इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे। हम लोगों को आप लोगों के सामने यह भी बात बतलानी है कि प्रसार माध्यमों में जो कुछ बड़ा बड़ा हवा सामने खड़ा करके कहा जा रहा है वह कितना सत्य है इसको समाज को जानना चाहिए। झूठ मूठ की अनेक बातें अनर्गल प्रलाप करते हुए अनेक प्रसार माध्यम हम लोगों के सामने रखते हैं और झूठ का प्रचार करते हैं। इस बात से समाज को सावधान हम करना चाहते हैं। हमें कहा जाता है कि वहाँ पर केवल दान पात्रों में चोरी नहीं हुई तो अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है वो रामायण की पुस्तक कहाँ है और वो हमारे काकभूषुंडी जी महाराज कहाँ हैं, वो गले का हार कहाँ है और वो पादुकाएं कहाँ है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। और उसके साथ साथ ये भी बतलाना चाहते हैं कि इस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं। ये 5 तो जिनकी चर्चा चली है वो आपको नमूने के लिए रूप में दिखाने के लिए हम लाए हैं, अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम अब आगे जो काम करने वाले हैं वह काम इस प्रकार का होगा कि कहीं पर भी किसी को 1% भी कहीं दोष निकालने की क्षमता न रहे, इतना शुद्ध काम करके दिखाने के लिए हमारा यह न्यास अब कटिबद्ध है। और इसके लिए कुछ विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करने हेतु भी हम लोगों ने एक छोटी समिति गठित की है और उस प्रकार से इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर 22 तारीख को हम मिल रहे हैं, उस तक हम लोगों का और भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हुआ होगा। हम समझते हैं कि तब तक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी, तो इन सब का विचार करने के लिए और कुछ न्यासियों की नियुक्ति करने के लिए फिर 22 तारीख को हम लोग मिल रहे हैं और उसके समय भी आप लोगों के साथ और मिलकर के बात करेंगे। एक बात हम निश्चित रूप से बतलाना चाहते हैं कि चोरी तो चोरी है और उसमें उसकी जो तलाश करनी है वह एसआईटी कर रही है, शासन का वह काम है। हम लोगों का भी आग्रह है कि इस प्रकार के जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए और भी कोई छिपे अपराधी होंगे उनको खोजा जाए और उनको अपराध का दंड जैसा मिलना चाहिए वैसा मिलना ही चाहिए, इसके हम आग्रही हैं। लेकिन एक बात ध्यान में और लेनी चाहिए कि इसको ढाल बना करके इसके पीछे जो
संपूर्ण राष्ट्र में हो हल्ला मचाया गया है वो उसके इरादे साफ नहीं हैं। राम भक्ति के नाम को लेकर के वो लोग आज हम लोगों को पाठ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, जिन लोगों ने स्वयं ये उच्चतम न्यायालय में लिख करके दिया कि राम हुए ही नहीं थे, राम सेतु बना ही नहीं है, इस प्रकार का सब कुछ राम भक्ति के विरोध में कार्य करने वाले लोगों के अंदर जो राम भक्ति का झूठा ज्वार दिखावे के लिए जगा हुआ है वह साधारण नहीं असाधारण है। और वह असाधारण कुछ अन्य हेतुओं से है और इसका मुख्य हेतु पूरे हिंदू समाज को ये ध्यान में लेना चाहिए। इसका मुख्य हेतु हम लोगों को बांटना है, राम भक्ति को दरार निर्माण करना है। और हम लोग ऐसा पुनः संकल्प करते हैं कि इस राम भक्ति को हम बरकरार रखेंगे, इस राम भक्ति को दृढ़ करेंगे और किसी भी प्रकार की फूट हमारे समाज में निर्माण नहीं होने देंगे। ध्यान रखना मित्रों, मैं सभी राम भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, सनातनियों को, हिंदू आस्थाओं को आह्वान करता हूं कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार के प्रलाप का विश्वास मत कीजिए। आपको यदि कुछ आपका खोया हुआ लगता है तो आप सीधे ट्रस्ट के कार्यालय में आइए, समय लीजिए, उस वस्तु को देखिए और फिर आप स्वयं इसका निर्णय कर पाएंगे कि कितना झूठ प्रपंच खड़ा किया जा रहा है। ये खड़ा किया जाने वाला प्रपंच केवल हमारी संस्था को बदनाम करने के लिए, राम भक्तों को लांछित करने के लिए और हिंदू समाज में फूट निर्माण करने के लिए है। हम इस प्रकार वह नहीं होने देंगे। इनके इरादे भारत माता के लिए घातक हैं। हम लोग राम राज्य ला करके रहेंगे और उसके लिए अपने को पुनः कटिबद्ध करेंगे, उत्साह ही नहीं बनेंगे। आप सभी का आह्वान है कि आप सब लोग इस कार्य में धैर्य रखें, धीरज रखना चाहिए, न्याय होगा, अपराधियों को दंड मिलेगा, हमें न्यायालय का विश्वास है और हम अपनी राम भक्ति की धारा को अखंड बहाते रहेंगे और राम भक्ति का ज्वार ऐसा ही उठाते रहेंगे जिससे राम राज्य आएगा। तब तक हम थमने वाले नहीं हैं। आप सभी को, राम भक्तों को मेरा प्रणाम, अभिवादन और आवाहन कि अफवाहों का विश्वास न करें, सत्य की जांच होने तक स्वस्थ रहे, समाज में शांतता का वातावरण रखें। आपको कहीं पर भी कोई भी आशंका है तो सीधे कार्यालय में आकर के उसकी पूछताछ करें, हम आपको उत्तर देंगे। वहाँ पर आपको यदि कोई वस्तु आप अधिकृत व्यक्ति है उसको जानने के लिए तो उस वस्तु को दिखाएंगे और ऐसी 28 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास है। आप विश्वास, धैर्य रखें, शांति बनाए रखें और अपनी आस्था को अडिग बनाए रखें। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। वो कह रहे हैं कि भाई हिंदू समाज को सतर्क रहना चाहिए। वो कह रहे हैं कि दान में मिली हुई सभी जो वस्तुएं हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और ऐसी 2800 वस्तुओं की सूची हमारे पास है। ये काक भुशुंडी की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसको लेकर के सवाल उठाया गया था कि भाई भक्तों ने काक भुशुंडी को गिफ्ट किया था, वहां पर समर्पित किया था, दान दिया था, लेकिन वो काक भुशुंडी की कोई रिसीविंग नहीं मिली है। वो कहाँ हैं? उसके अलावा चरण पादुकाओं को लेकर सवाल उठाया गया था, चांदी की ईंटों को लेकर सवाल उठाया गया था, लगभग 100 किलो की रामचरितमानस की कॉपी दी गई थी जो कि सोने से जड़ित थी, उसको लेकर सवाल उठाया गया था। तो आज महेंद्र गिरी ने कहा कि ये सारी वस्तुएं लगभग 2800 वस्तुएं हैं जिनकी पूरी सूची हमारे पास है। जो भी व्यक्ति इसको देखना चाहे और यदि वो व्यक्ति अधिकृत है तो हम हर एक चीज दिखाने के लिए राजी हैं, हम हर एक चीज दिखाएंगे। दान में जितने सामान मिले हैं उस हर एक सामान का प्रदर्शन किया जा रहा है। जिनको अपना दान देखना है यानी कि वो भक्त जिन्होंने कि राम मंदिर में आकर के दान दिया अपनी आस्था के वशीभूत होकर के, वो अगर किसी भी प्रकार से शंकित हैं कि उनका दिया हुआ दान कहां है, वो वस्तु कहां है, तो आइए हम दिखाने के लिए तैयार हैं। मानस की ये प्रति आप देख रहे हैं जिसको लेकर सवाल उठाए गए थे और एक नैरेटिव बिल्डअप कर दिया गया था कि उस मानस की इस कॉपी का, इस प्रति का कोई रिसीविंग नहीं दी गई है।
इस मामले में आपने लंबे लंबे इंटरव्यूज भी देखे होंगे, लेकिन अब ये साफ कर दिया गया न्यास की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से कि ये सारी चीजें हैं, मौजूद हैं और सुरक्षित हैं। और साथ ही साथ ये साफ कहा गया कि इस मामले में किसी भी तरह की बहस, किसी भी तरीके के भटकाव में आने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट की तरफ से हम हर चीज के लिए बाध्य हैं, जवाबदेह हैं। जितनी अनियमितताएं हुई हैं उसको सही किया जाएगा। सभी को कष्ट हुआ है, राम भक्तों को कष्ट हुआ है। अभी इस में कहीं ना कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां, कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं भी कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। इस जो समाज में बना है माहौल, उसके कारण हमारे न्यास के ऊपर छवि भी थोड़ी धूमिल हुई है। इसके प्रति समाज के मन में एक प्रकार का अविश्वास का भाव जागृत हुआ है। मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग, न्यासी लोग मिलकर के ये सब, इस जो छवि हमारी धूमिल की गई है, उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे और इस जो विश्वास को समाज के मन में पुनर्स्थापित करेंगे। बंधुओं, ये जो श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करते समय जो दर्शनार्थी देते हैं, दान करते हैं, अर्पित करते हैं, उसका हम जो जो न्यास के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी करना है हम उसको उसी को करेंगे और पारदर्शी रूप से करेंगे। सभी को बताया जाएगा। बाद में जब हो जाता है, क्योंकि बीच में उस तरफ की जानकारी कुछ प्रोसेस में होता, तब न कह करके पूरा जब बन जाता है, उसको पूरे पारदर्शी ढंग से इस बात को कहा जाएगा, दिखाया जाएगा, सभी को बताया जाएगा, जिससे कि समाज में हमारे इस न्यास के प्रति जो अविश्वास की जो बात जगी है, उसको मैं फिर से पुनर्स्थापित कर सकूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग लगेगा, सहकार्य लगेगा। साथ में जो मीडिया है, उससे मेरा निवेदन है कि जो सत्य बातें हैं उसी को प्रसारित करें। कुछ पूछना है, जो न्यास के लोग हैं उनसे, जो अधिकृत लोग हैं उन्हीं से पूछें, आपको सही जानकारी मिलेगी। केवल प्रोसेस होते समय उस बात को नहीं बताता, जब अंतिम हो जाता है तब उस बात को आपके मीडिया में अवश्य रखा जाएगा, आगे भी रखा जाएगा। ये आपको मैं निवेदन करता हूँ। ट्रस्टी के पारा संजय ने कहा इस्तीफा अपने आप स्वीकार होगा था। तब तक के लिए कार्यवाहक महामंत्री बनाए गए कृष्ण मोहन जी। अच्छा, और अनिल मिश्रा जी को क्या क्या महाराज जी उनको? अनिल मिश्रा की कोई चर्चा नहीं। अच्छा, ये गोपाल राव जी की बात चल रही थी महाराज जी। गोपाल राव जी उसमें नहीं बुलाए गए। अच्छा, बैठक से उनको दूर रखा गया। तो महाराज जी चंपत जी बैठक में मौजूद थे कि नहीं? नहीं थे। बैठक में नहीं थे? नहीं थे। बट महाराज उसको फ्री कर। तो किसी को आशंका है तो कार्यालय में आए राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद जो बात सामने आई वो ये कि अब चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन लेंगे। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम वो चीजें दिखाई जा रही हैं दान की, जिनके चोरी का आरोप लगाया गया था। देखिए वो रामचरितमानस जो गोल्ड प्लेटेड थी, यानी सोने की बनी हुई रामचरितमानस, वो कागभूषणी जिसका कहा गया कि साहब कहाँ गया पता नहीं, वो हार जो है जो दान में आया था। देखिए, तो ये तमाम वो चीजें आज जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी वो दिखाते हैं। केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। इसलिए किसी प्रकार के बवाल को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, किसी अफवाह का विश्वास करने की आवश्यकता नहीं।
यदि किसी दानदाता को स्वयं को ऐसे लगता है कि मुझे मेरी कुछ वस्तु देखनी है, तो वह प्रमाण दे करके आकर के उस वस्तु का अवलोकन कर सकता है। यह हम लोग आप लोगों के लिए केवल उनमें से, क्योंकि वो बड़ा संग्रह है, यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण वस्तुएं जिनकी चर्चा है आपके अवलोकन के लिए ले आए। अच्छा, दिखाया गया है और कहा गया है कि ऐसे और भी बहुत सारे दान हैं। अगर किसी को मन में कोई आशंका है तो वो आए, हम उसको उसका वो जो दान है वो दिखा देंगे। तो कुल मिलाकर चंपत राय की जगह अब कृष्ण मोहन लेंगे और कहा जा रहा है कि न्यास को पिछले दिनों काफी बदनाम किया गया, छवि खराब की गई। तो ये सब कुछ जो है वो अब सामने है। व्यक्ति को दिए गए उन सब का तो संग्रह है ही, लेकिन उसके साथ साथ उनका रजिस्टर भी जो हम लोगों ने आपको अभी दिखाया, जिसकी फोटो आपने ली है, वह आप दिखा सकते हैं। जो चांदी हम लोगों ने प्राप्त की, भारत सरकार का जो एक अत्यंत अच्छा संस्थान है, भारत सरकार टकसाल, इंडिया गवर्नमेंट मिंट, यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अधीन है। उसका ये डिलीवरी चलन हम लोग उनके पास ये सारा भेजते हैं, वे उसकी जांच करते हैं। उसमें से जो अब चांदी जो आई, उसमें सही चांदी कितनी है और खोटी कितनी है, इसको निकालते हैं और उसकी फिर दलिया बना करके वापस देते हैं। ये सारा काम मिंट के पास दिया हुआ रहा है और आप इसको देख सकते हैं। मिंट को काम अपना अभी वैसा है क्या? हाँ, अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कृष्णा भी लगाओ। हाँ, आज की जो प्रेस की सारी कार्यवाही है वो आप सब लोगों को और अजय भैया और आगे प्रणाली के लिए क्या ट्रस्ट में किसी सीईओ की नियुक्ति पर भी प्रस्ताव पास हुआ है? क्या इस तरीके का कोई विचार ट्रस्ट की ओर से किया गया? ऐसा निश्चित हुआ है कि न्यासी मंडल तो पूर्ण होगा, लेकिन 3 लोगों की हमने नियुक्ति की है जो हम लोगों को 3 नाम प्रस्तुत करेंगे। ये न्यायमूर्ति प्रदीप कोहली जो सेवानिवृत्त है, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जो सेवानिवृत्त है और जिन्होंने 10 वर्षों तक शिरडी का संस्थान पूरा सफलता के साथ चलाया, ऐसे सुरेश जी हावरे। इन तीनों की कमेटी हम निश्चित कर चुके हैं और ये तीनों अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लेकर के और हम लोगों के पास नाम देंगे। उन 3 नामों में से हम उसका चयन करेंगे। यह काम कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, ये अनुभवी लोगों की कमेटी ये काम करेगी। आप कह रहे हैं कि जो इस्तीफा दिया गया था वो जो मेंबर हैं उनके पास वो अपने आप स्वीकृत मान लिया जाता है, तो क्या जो ट्रस्ट के मेंबर हैं उनकी नज़र में वो निर्दोष भी हैं? क्योंकि कई सारे आरोप लगे उनके ऊपर और जो स्थायी न्यासी हैं उनके ऊपर। देखिए, मैं चंपत राय जी के बारे में बोल सकता हूँ। माननीय चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूँ और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। किसी साथी के द्वारा की गई गलती की अवहेलना करने की हम लोगों की भूल हो जाती है। उस प्रकार की भूल उनकी अवश्य हुई है। इतने वर्षों तक वे ऐसे पापियों को अपने साथ कैसे रख सकें और किस प्रकार उनकी इन सारी बातों का षड्यंत्र उनके ध्यान में नहीं आया, यह अनाकलनीय है। वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है। एसआईटी का कोई जिक्र मीटिंग में हुआ सर? क्या एसआईटी से आप लोग सहमत हैं? एसआईटी का संपूर्ण वाचन उसमें हुआ।
लेकिन वह केवल हमारे आकलन के लिए था, किसी प्रकार की कमेंट करने के लिए नहीं था। ईडी सीबीआई की भी कोई भूमिका इस केस में देखेगा कि इतना बड़े लेवल पे क्या, और ये क्या सिर्फ इन्हीं 8 लोगों तक है या इसके पीछे कोई साजिश भी आप देखते हैं? इसके पीछे ये सब जो हो रहा है, इसके पीछे आपको साजिश तो इतने से ध्यान में आनी चाहिए कि जिन लोगों ने कभी राम का नाम नहीं लिया, राम का विश्वास नहीं किया, राम भक्ति जिनकी पीढ़ियों में कभी हुई नहीं, ऐसे लोगों को राम भक्ति उभर करके आ गई। कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले अचानक राम भक्त बन गए और जालीदार टोपी पहन करके और केवल इफ्तार पार्टियां के लिए जाने वाले और कभी आकर के राम जी का दर्शन न करने वाले भी राम जी का दर्शन करने के लिए आ गए। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना, इस प्रकार का षड्यंत्र मुझे अवश्य दिखता है। इसमें अनेक लोग अपनी राजकीय रोटियां सेकने के लिए भी आए हैं, अनेक लोग अपने अन्य स्वार्थों के कारण भी आए हैं, ऐसा मुझे आभास होता है। क्योंकि जो कभी यहाँ पर आते हुए दिखाई नहीं दिए, अनुकूल बोलते हुए दिखाई नहीं दिए, उनकी राम भक्ति इतनी उभर करके आ गई, यह केवल आश्चर्य नहीं है, यह षड्यंत्र है। सर, क्या कोई प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा? चढ़ावे की जो प्रक्रिया है, क्या उसको और सुधार बढ़ाने? कौन सी? चढ़ावे उसके लूपहोल्स को क्या ठीक करने के लिए प्रक्रिया में कोई बदलाव किया? बिल्कुल बदलाव किया जाएगा, पूरी तरह से बदलाव किया जाएगा। ये काम करने का वास्तव में एक बात आपको मुझे ये भी बतलानी चाहिए कि इसमें एसबीआई को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो एसबीआई के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है। वास्तव में मेरी दृष्टि में तो यह एफआईआर भी जो किया जाना चाहिए था वो एसबीआई के द्वारा किया जाना चाहिए था, हमारे ट्रस्ट के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन हमारे ट्रस्ट के लोग भोले, उन्होंने कर दिया। वास्तव में ये जिम्मेदारी उनकी है। तो ऐसी स्थिति में जब ये सारा षड्यंत्र चलता रहा, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करना हमारा कर्तव्य है। हम उसको करके रहेंगे और 1% भी डाउट न रहे इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएंगे। इसके लिए हम लोग योग्य कदम उठाएंगे, सबका मार्गदर्शन लेंगे और इस राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा पर आँच आई है उसको पूर्ण धो करके रहेंगे। तो कृष्ण मोहन बने ट्रस्ट के महासचिव। और नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है आज मंदिर ट्रस्ट की बैठक का, उसमें यह कि चंपत राय के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। चंपत राय को क्लीन चिट दी गई है। अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी मोहर लग गई है। जो औपचारिक ऐलान किया गया है उसमें कृष्ण मोहन का नाम महासचिव के रूप में सामने आया है। जो तमाम दान का सामान था जिस पर उंगलियां उठाई जा रही थी, वो दान का सामान भी प्रदर्शित किया गया है। प्रीति श्रीवास्तव, जी न्यूज़ संवाददाता, सुबह से इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुई है, अयोध्या में मौजूद है। प्रीति, बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि क्लीन चिट चंपत राय को दी गई है, कृष्ण मोहन नए महासचिव होंगे। तो कुल मिलाकर जो सारा का सारा ठीकरा है वो नीचे वालों पर फोड़ दिया गया है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि सारा का जो सारा ठिका है वो बैंक पर और जो कर्मचारी है, छोटे जो कर्मचारी है उन पर फोड़ दिया गया है। और जैसे मैं आपको बताऊं कि जी न्यूज़ की खबर पर मोहर लग गई है, क्योंकि जी न्यूज़ ने पहले ही बता दिया था कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को जो इस्तीफा है उसको स्वीकार कर लिया गया। और सबसे पहले हम लोगों ने बताई ये खबर। और ये देखिए यहाँ पर गोविंद गिरी और बाकी जो लोग हैं वो पदाधिकारी यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि औपचारिक जो अनाउंसमेंट है, औपचारिक तौर पर ये बता दिया गया है कि गोविंद गिरी और चंपत राय का जो इस्तीफा हुआ है उसके पीछे क्या कारण इन लोगों ने लिए हैं। और जिस तरीके से बताया जा रहा था कि कई चीज़ों का वो किया जा रहा था कि ये चीज़ें मंदिर से गायब हैं, उन चीज़ों को भी ट्रस्ट ने दिखाया है। लेकिन ये
खबर जो है ये सबसे पहले जी न्यूज़ ने बताई थी और उन्होंने कहा था कि ट्रस्ट के जो पदाधिकारी है उन्होंने चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया है। और बाद में हुआ भी यही, ट्रस्ट के अधिकारियों ने ऑफिशियली आके ये बात बताई कि हम लोगों ने इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया है। लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये भी माना है कि लापरवाही हुई है, चोरी हुई है, मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि मंदिर में चोरी कितनी बड़ी हुई है ये सवाल नहीं उठता, बल्कि ये सवाल उठता है कि चोरी हुई है और इससे हमारे जो अयोध्या के जो वासी हैं वो काफ़ी ज़्यादा आहत हैं और उनके नाम पर एक कलंक लग गया है। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा आहत हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक बार प्रीति मैं आपको रोकूंगी और देखिए क्लीन चिट चंपत राय को दी गई है, गोविंद गिरी के द्वारा ये क्लीन चिट दी गई है, ट्रस्ट के द्वारा ये क्लीन चिट दी गई है। सुनना जरूरी है चंपत राय को लेकर क्या कुछ कहा गोविंद गिरी। माननीय चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूं और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। किसी साथी के द्वारा की गई गलती की अवहेलना करने की हम लोगों की भूल हो जाती है, उस प्रकार की भूल उनकी अवश्य हुई है। इतने वर्षों तक वे ऐसे पापियों को अपने साथ कैसे रख सकें और किस प्रकार उनकी इन सारी बातों का षड्यंत्र उनके ध्यान में नहीं आया, यह अनाकलनीय है। वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा। इस जो समाज में बना है माहौल, उसके कारण हमारे न्यास के ऊपर छवि भी थोड़ी धूमिल हुई है। इसके प्रति समाज के मन में एक प्रकार का अविश्वास का भाव जागृत हुआ है। मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग, न्यासी लोग मिलकर के ये सब, इस जो छवि हमारी धूमिल की गई है उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे और इस जो अविश्वास को समाज के मन में पुनर्स्थापित करेंगे। Brought to you by MDH Masale।